नमस्कार। आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कभी खामोश नहीं रहते, इसलिए उनकी किताब जो निकली है उनके जीवन पर, उसका टाइटल है एनीथिंग बट खामोश। शत्रुघ्न सिन्हा जी। एनीथिंग बट खामोश। किस तरह से वो खामोश, एक बार फिर कहिए। एनीथिंग बट खामोश। ये आपके पूरे जिंदगी पर किताब है, लेकिन मैं शुरू करूंगा राजनीति से, क्योंकि एक चैप्टर इस किताब में है पॉलिटिक्स पर, और पिछले कुछ दिनों से, महीनों से आपका नाम एक ना एक विवाद में आ रहा है। क्या वजह है, क्या है? आप इस किताब में लिखते हैं एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है बीजेपी में जो मेरे खिलाफ है। कौन है ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, ये तो बताइए। देखिए, ये बताना मेरा काम नहीं है, मेरा फर्ज नहीं है, ये आपका फर्ज है। आप लोगों का पता लगाएं कौन लोग डर्टी ट्रिक्स चला रहे हैं डिपार्टमेंट, क्यों चला रहे हैं, क्या कसूर है मेरा, मैंने ऐसा क्या किया है। इतने सालों से पहला सितारा हूं जीवन में जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, और राजनीति में आया तो भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी में आया तो नानाजी देशमुख की ट्रेनिंग लेता हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु, अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के सानिध्य में मैं भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष करता हुआ आया और एक जमाने में कैबिनेट मिनिस्टर बना, और आज आपके सामने हूं। तो मैंने ऐसा क्या किया, मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी। आप तो रेबेल बने हैं। आप बिहार चुनाव होते हैं, उसके पहले आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। आप बार बार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुद्दा, अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा करते हैं, नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हैं, पार्टी का कैंपेन होता है उसमें आप शामिल नहीं रहते हैं या आपको शामिल नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है विवाद। अगर शामिल नहीं किया जाता, जो आपने सत्य कहा कि पार्टी का कोई कैंपेन होता है, पार्टी का कोई आंदोलन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, अगर मुझे जानबूझकर खास वजह से नहीं बुलाया जाता है, चाहे बिहार में चाहे यहाँ पे कोई भी रैली प्रधानमंत्री की होती है बिहार में, उसमें बिहार में बिहारी बाबू को ही नहीं बुलाया जाता किसी भी रैली में, और उसके बाद मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं उनके मापदंड पे खरा उतरूं, तो ऐसा कैसे होगा? अगर आप हमारी नजरों में, हमारी अपेक्षा पे आप नहीं खरा उतर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग क्यों चाहते हैं कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं? मैं तो अरविंद केजरीवाल की कल भी तारीफ करता था, आज भी तारीफ करता हूं, और नीतीश कुमार जी की कल भी करता था, परसों भी करता था, और आज भी तारीफ करता हूं। किसी की तारीफ करना या शिकायत करना एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप किताब में एक साफ कहते हैं कि सुशील मोदी जो है वो एक तरह से आपके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि आप पटना से चुनाव लड़े, वो ये भी नहीं चाहते थे कि आपको मुख्यमंत्री के तौर से प्रोजेक्ट किया जाए। क्या ये सही है कि आपको सुशील मोदी ने कहीं ना कहीं किनारे करने की कोशिश की? आप किताब में लिखते हैं, कहते हैं। उन्होंने बहुत मान सम्मान भी दिया, किसी वक्त में बहुत प्यार भी दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने गतिरोध, बाधाएं पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर पहली बार चुनाव लड़ा, तब भी वो नहीं चाहते थे मैं चुनाव में पटना से लड़ूं, और इस बार तो एकदम आके यहाँ जड़वत यहाँ खड़े ही हो गए स्तंभ बनकर कि किसी तरह पटना में सीट ना मिले, और पटना में सीट मिला, और उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं बल्कि इतना कि रिकॉर्ड मार्जिन से जीत गया। नहीं, पर आप एक सुशील मोदी तो आपके खिलाफ नहीं हो सकते। और कौन है आपके खिलाफ? रविशंकर प्रसाद? नहीं। और कौन है? राजीव प्रताप रूडी? कौन है आपके खिलाफ? कुछ एक लगता है कि आपको एक साजिश में फंसाया गया है, क्योंकि इस किताब में लगता है आप बड़े दुखी हैं राजनीति से। नहीं, दुखी तो नहीं हूं बिल्कुल। देखिए, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब आप मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को झेलने की शक्ति होती है। जहां तक रविशंकर प्रसाद का सवाल है, उनको मैं बहुत पारिवारिक तौर पर देखता हूं, इसलिए मैं रविशंकर प्रसाद के ऊपर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। बाकी जिन छोटे मोटे दूसरे नेताओं का नाम लिया आपने, उनको वो तो खैर उस वक्त, उस ताकत, छोटे मोटे नेता कहकर आपने बहुत बड़ी बात कह दी। लेकिन इसके साथ साथ आप इस किताब में ये भी कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी आपके लिए नंबर 1 नेता है। अब ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। क्या इसी वजह से एक तरह से आपको किनारे किया गया? क्योंकि आपने जब लाल कृष्ण आडवाणी का एक तरह से साथ दिया जब बाकियों ने साथ नहीं दिया, क्या आप चाहते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के तौर से प्रोजेक्ट किया जाए? पहली बात तो ये कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे नंबर 1 के नेता ही नहीं, मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे लिए वो फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन है। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री का किसी भी पद के लिए
उनसे बेहतरीन उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। आज भी, आज की तारीख में, आज भी मैं नहीं कह रहा हूं। आज की तारीख में भी अगर आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री देश के, क्या आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में भी लाल कृष्ण आडवाणी 85, 86, 87 की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उम्र तो एक संख्या है। आज लाल कृष्ण आडवाणी की शार्पनेस से जो एनर्जी है वो 40 साल के व्यक्ति में भी शायद नहीं होगी, जो शार्पनेस है। तो कंपेयर टू नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी कंपेयर, देखिए, पर आप चाहते थे नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री बोर्ड का नतीजा है, हम लोग की चाहत का नतीजा है, देश की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक है नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं उनसे बेहतर होंगे कि नहीं, चाहे उनको होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। आज देश की जो मौजूदा स्थिति चल रही है, आज जो बॉर्डर्स पे हो रहे हैं, देश में हो रहा है, आंतरिक या बाहरी जो कुछ हो रहा है, उस समय लगता है कि अगर आज आडवाणी जी की बुद्धिमत्ता का, उनके बुद्धिजीवी होने का, उनके इंटेलेक्चुअल होने का, उनके स्टेट्समैन होने का अगर लाभ उठाया जाता या उठाया जाए तो देश और लाभान्वित होगा। यानी आप दुखी हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक तरह से किनारे किया गया है? किसी को भी दुख होगा कि इतने बढ़िया, इतने सीनियर, इतने सीजन, इतने बड़े स्टेट्समैन लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि घने काले बादलों के बीच राजनीति के वो चमकती हुई सुनहरी किरण है, यानी सिल्वर लाइनिंग इन द पॉलिटिकल क्लाउड। ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती लाल कृष्ण आडवाणी अगर आज हमारे बीच में इतने उभर कर सामने नहीं है तो हमारे दुख का विषय तो वो है। तो मार्गदर्शक मंडल के एक सदस्य हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रिटायरमेंट होम है आपको लगता है? उनको रिटायर किया गया है इसलिए आपको दुख? मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हो, देश चाहता है कि आज उनका मार्गदर्शन मिले और हम उनके दिखाए हुए मार्ग पे पुरजोर तरीके से चलें। आपने एक बड़ी बात कह दी इसमें कि आप चाहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को पूरी तरह से पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में एक बार फिर लाया जाए। देखिए, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का नतीजा, उनका निर्णय मानते हैं, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड से उन लोगों को अलग करना मुझे दिखता है कि सही नहीं हुआ है जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्माण किया, जो लोगों का योगदान है उनका, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों का, जो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से लेकर करीब 200 सीटों तक लेकर आए, इनका इतना बड़ा योगदान रहा। और आज वो मार्गदर्शक मंडल में, और मार्गदर्शक मंडल जिसकी कोई मीटिंग नहीं हो रही, आज मार्गदर्शक मंडल में चिंता है कि कीर्ति आजाद जैसे आदमी को, जिसने करप्शन के ऊपर आवाज उठाई, वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर, भागवत झा आजाद का बेटा, जो कीर्ति आजाद 9 साल से संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, आज उसको एक्सपेल किया जा रहा है। मार्गदर्शक मंडल की भी चिंता है, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, यशवंत सिन्हा जी को, सब इस बात के लिए चिंतित है। ऐसा क्यों हो रहा है? करप्शन तो हमारा इशू है, भारतीय जनता पार्टी करप्शन के खिलाफ है शुरू से। मैं इसलिए आपको ये पूछ रहा हूं कि कीर्ति आजाद का नाम आपने लिया। कहा जा रहा है कि कीर्ति आजाद के सस्पेंशन के बाद शायद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। आप किस तरह से देखते हैं? क्या कीर्ति आजाद को इस तरह से सस्पेंड करना चाहिए था, शो कॉज नोटिस देना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो बहुत महीनों से और सालों से सुन रहा हूं कि मुझे सस्पेंड किया जाएगा, अच्छा मुझे हटा दिया जाएगा। अच्छा, सुनता रहा हूं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं करता है, ऊपर से मैं आगे बढ़ता भी रहता हूं। इतने 2 सीटों वाली पार्टी में मैं शामिल हुआ, आज 203 पूर्ण बहुमत है, मैं सुख दुख का भागीदार रहा हूं। अगर इसी दिन के लिए कि मुझे निकाला जाए, वो भी बगैर किसी कसूर के, सच कहने के लिए, करप्शन के खिलाफ बोलने के लिए, पार्टी को और मजबूत करने के लिए, पार्टी को सही दिशा देने के में योगदान देने के लिए, तो ठीक है, मैं नो डिमांड, नो कमांड, नो कंप्लेंट्स और नो एक्सपेक्टेशंस का चल रहा हूं पार्टी में। लेकिन बात रही आप कीर्ति आजाद की बात कहिए। बात रही कीर्ति आजाद की बात। कीर्ति आजाद ने ऐसा क्या किया है? मुझे आज दुख है। दुख होना या खुशी जाहिर करना एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं होती है। मुझे दुख है कि जब वो आदमी कुछ कह रहा है तो उसकी बात को आप सुने, उसको बुलाएं, समझाएं, सीने से लगाएं, बोलो भैया इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। वो तो अरुण जेटली को टारगेट कर रहे हैं, आपके सीनियर लीडर को टारगेट कर रहे हैं, डीडीसीए का मामला उठा के सीधे सीधे पार्लियामेंट में आपके ही नेताओं को टारगेट करते हैं। ये क्या बगावत नहीं होती? देखिए, मुझे क्रिकेट के बारे में या डीडीसीए या बीसीसीआई के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि डीडीसीए का मामला कोई भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं हो सकता है, और ये तब की बात है और तब से आज तक वो उठाए जा रहे हैं। तो उनको तो जरा प्यार से घर के अंदर बुला के गले लगाकर बात करनी चाहिए। उन्होंने आज तक नाम तो किसी का नहीं लिया। नाम नहीं, इशारों में उन्होंने एक तरह से टारगेट किया है। इशारों में दिल देने वाले नहीं, बिल्कुल तो यही है ना, ये तो बगावत नहीं होती। नहीं, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं।
अगर सच कहना बगावत तो है। आप समझते हैं कीर्ति आजाद जो कह रहे हैं करप्शन के बारे में, डीडीसीए के मामले उठा रहे हैं, वो सच कह रहे हैं? वो सच कह, ऐसा दिखता है कि वो सच कह रहे हैं। उनको बुलाकर बात करनी चाहिए। मैं अभी अपील करूंगा, हम्बल अपील टू माय लीडर्स, टू मार्गदर्शक मंडल्स को तो कह ही चुका हूं मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेकर आरएसएस के लोगों को, जो गॉडफादर्स हैं, जो फादर फिगर्स हैं पूरी पार्टी के, उनसे भी अपील करता हूं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये कीर्ति आजाद का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप, उसका, उनके पिताजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उस आदमी को आप बुलाकर समझाएं कि हम लोग इस मामले में कैसे जुड़ सकते हैं, इस मामले को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सस्पेंशन इज नो सोल्यूशन। सस्पेंशन प्रॉब्लम हो सकता है, सस्पेंशन सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आज आप कीर्ति आजाद की तरफदारी कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि एलके आडवाणी और मार्गदर्शक मंडल के जितने भी बुजुर्ग नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनको एक बार फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक तरह से फिर से शामिल किया जाए। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है, आज भी आपको लगता है कि बिहार के लिए नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। आज आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की आज भी आप प्रशंसा कर रहे हैं, और इसके बाद आप कह रहे हैं कि हम लॉयल सोल्जर हैं बीजेपी की। हाँ, तो लॉयल सोल्जर, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ बात तो आपको चुभ रही है। क्या है कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया? ओहो, ये घिसे पिटे लाइन जो किसी ने फैलाया हुआ है कि मंत्री जिनको खुद ही 3-3 4-4 मंत्रिमंडल मिल गया, वो दूसरे के बारे में कह रहे हैं मंत्री नहीं बनाया गया। पहली बात तो मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? मंत्री का क्या मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब था? क्या मेरा परफॉर्मेंस खराब था हेल्थ मिनिस्टर में? क्या शिपिंग मिनिस्टर के तौर पे परफॉर्मेंस खराब था? आपके जो विरोधी कहते हैं कि हाँ खराब था, कि शत्रुघ्न सिन्हा जी ऑफिस ही नहीं आते थे। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा मेरे विरोधी कहते हैं। मेरे विरोधी, मेरे हितैषी से भी तो पूछिए, शबाना आजमी से पूछिए वो क्या कहती हैं। हमारे पार्टी के आडवाणी जी से पूछिए, उनसे बड़ा लीडर देश में आज कौन है, वो क्या कहते हैं। वो तो बहुत तारीफ, बहुत प्रशंसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मंत्री बनना नहीं बनना, मंत्री बनना शत्रुघ्न सिन्हा का, जैसे लता मंगेशकर की आवाज ही उनकी पहचान है, शत्रुघ्न सिन्हा का व्यक्तित्व है उनकी पहचान है। आज अगर मुझे मंत्रिमंडल मिल भी जाता, मंत्री पद, तो सुरखाब के पर तो नहीं लगेंगे। हाँ, एक जिम्मेदारी का एहसास होगा जिसमें बखूबी निभाऊंगा अगर मिलता है तो। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, मेरे समर्थकों को, मेरे प्रशंसकों को जरूर अफसोस है कि क्या कसूर था शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बनाया गया, और किसी ने नहीं बनाया गया, और कुछ लोगों को 3-3 और 4-4 मंत्रिमंडल दे दिया गया। ये कैसी घेरेबाजी है। आपको एक चीज बता दूं मैं जी, ये सब कुछ लोगों के चलाए हुए लाइन्स हैं। अरे मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो दुख है। दुख ये पहले बता दूं आपको। आपने कहा कि केजरीवाल का तारीफ करता हूं कि आज ऑड इवन का चक्कर चला पोल्यूशन कम करने के लिए। केजरीवाल को अगर तारीफ नहीं करूं तो क्या करूं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और उसी तरह से आपको लगता है अच्छी स्कीम है जो उन्होंने? बहुत बढ़िया स्कीम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया उसको, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपना ब्लेसिंग दिया है। तो इसका जाहिर है कि बहुत अच्छा स्कीम। आप अपने पार्टी को एम्बेरस कर रहे हैं। नहीं कर रहा। आपकी लोकल बीजेपी केजरीवाल को टारगेट करती है, लोकल बिहार बीजेपी नीतीश कुमार को टारगेट करती है, और आप आकर इन लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं खास काम की तारीफ कर रहा हूं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन लीडर्स। मैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई पार्टी। अगर मैं नीतीश कुमार की तारीफ करता, केजरीवाल की तारीफ करता हूं, तो आप याद कीजिए ये हेल्दी स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा है। हमारे प्रधानमंत्री भूतपूर्व और अभूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का अवतार का खिताब दिया था। मैं यहाँ एक ब्रेक लूंगा, आखिरी ब्रेक, और फिर बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा द फिल्म स्टार की। आप देख रहे हैं एनीथिंग बट खामोश शत्रुघ्न सिन्हा के। पॉलिटिक्स तो एक बात रही जी, इसके साथ है फिल्म स्टार जो शत्रुघ्न सिन्हा, जो इस किताब में है। इसमें यह कहा जाता है कि आप और अमिताभ बच्चन की नहीं बनती। जिस तरह से एक तरह से आप और बीजेपी की आज नहीं बनती, उस तरह से आप और अमिताभ बच्चन की एक जमाने में नहीं, बिल्कुल नहीं बनती थी। आप ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नहीं चाहते थे आपके साथ फिल्म करना, क्योंकि उनको लगता था कि आप अगर रहेंगे तो आप फिल्म, आपको एक तरह से सीन स्टीलर होंगे, शो स्टीलर बन जाएंगे। देखिए, पहली बार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छी बनती है, हमारी बहुत अच्छी बनती है भारतीय जनता पार्टी में। और जहां तक अमिताभ बच्चन का सवाल है, अमिताभ बच्चन और आज हम दोनों, आज अमिताभ और हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आज हैं, उस जमाने में नहीं थे जब आप फिल्म कर रहे थे। तो अब मैच्योरिटी और सीनियरिटी का तकाजा है कि अब उन बातों को उतना नहीं कुरेदे, यहाँ डाल दिए। उस समय जवानी का जोश था,
हम लोग संघर्ष के ज़माने के साथी हैं, एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी हैं, हम लोग एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अब उस ज़माने में साथ संघर्ष करते करते किसी मुकाम पे कभी बहुत बड़ा स्टार मैं बन गया, बाद में उसके बाद मुझसे बड़े स्टार वो बन गए। उस बीच में कहीं कहीं किसी मुकाम पे मुलाकात हुई, जब मुलाकात हुई तो कई बार बहुत प्यार भी रहा, कई बार तकरार भी हुई। तो उस तकरार का, प्यार का जिक्र किया हमने, लेकिन इसका इसमें आप ये भी कहते हैं कि रेखा और जीनत अमान, इन दोनों जो हीरोइंस थे उनका भी कुछ रोल था आप दोनों के बीच में दरार बढ़ाने का। क्या रोल था रेखा और जीनत अमान का इसमें? देखो, आज तो ये सब बातें करनी सही नहीं होंगी ना। अब तो मैं खुद शादीशुदा हूँ, जिंदगी में सेटल्ड हूँ, वो लोग सेटल हैं या सेटल नहीं भी हैं तो हो जाएंगे शायद। ऊपर से हमारी बेटी है सोनाक्षी सिन्हा, हमारे बच्चे हैं लव और कुश, तो उन सबको ख्याल रखते हो। अब इन बातों को कुछ ज़्यादा कुरेदना, ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं होगी। हम लोग तो हर दिवाली में हम जब मिलने आते हैं, वो अमिताभ मिलने आते हैं, हम नाउ वी आर फ्रॉम फ्रेंड्स वी हैव बिकम ट्रू फैमिली फ्रेंड्स। क्योंकि इस किताब में ये भी आप साफ कह देते हैं कि आप और रीना रॉय के बीच में जो लव अफेयर था उसके बारे में भी आप जिक्र कर देते हैं। अक्सर ये नहीं हुआ करता है, लेकिन आपने खुलेआम कहा है कि आप दोनों के बीच में लव अफेयर था। देखिए, मैं रीना के लिए बहुत ही रिगार्ड्स है, हाई रिगार्ड्स हैं, बहुत अफेक्शन है रीना के लिए। एक मुकाम था जिंदगी की, एक दौड़ पे, एक मोड़ पे हम लोग मिले थे और बहुत अच्छा रहा। ऐसी बात है, मुझे आज कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ तारीफ ही कर सकता हूँ। लेकिन इसकी भी एक हद है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास मेरी पत्नी है, जो मुझे लगता है कि जीवन में शायद उनसे बढ़िया पत्नी मुझे नहीं मिल सकती थी। एक देवी नुमा पत्नी है, जिसमें आपने पढ़ा होगा किताब में कि अगर अभी मैंने उनसे ब्रेक किया था तो इसलिए ब्रेक किया था कि शी वॉज टू गुड फॉर मी। हालांकि उन्होंने कहा था कोई टू गुड को नहीं छोड़ता, मैंने शायद 3 साल के लिए वनवास दे दिया था, छोड़ दिया था मैंने। तो अब तो पुरानी बातें होंगी। ये बताइए, एक तरह से ये लोग किताब तब लिखते हैं जब वो रिटायरमेंट के लिए तैयार होते हैं। खास करके इस तरह की बायोग्राफी जब लिखी जाती है, क्या आप अब रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं? पॉलिटिक्स से भी संन्यास लेना चाहते हैं, फिल्मों से भी संन्यास लेना चाहते? अब तो सोनाक्षी सिन्हा का जमाना है, शत्रुघ्न सिन्हा तो का करियर खत्म हुआ है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। अभी तो जर्नी कंटिन्यूस, बहुत कुछ होना बाकी है। राजनीति में भी, पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिक्स में भी आगाज है क्या मालूम नहीं, अंजाम है क्या मालूम नहीं। बस इनसे मोहब्बत है हमको, बस इसके सिवा मालूम नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, लगता है अभी भी जोश है कहीं ना? बहुत जान है, बहुत जान है, बहुत जान है। आपने हमसे बात की, आज तक पर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। और सीधे चलते हैं आपको शहीद कैप्टन निरंजन कुमार के अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम विदाई में। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार